हमने भारत के भूगोल में अब धीरे धीरे जब हमने पर्वत देख लिए, सारे जियोग्राफिक यूनिट्स में हमने मैदान देख लिए, हमने पठार देख लिए, तटीय मैदान देख लिए, नदी मैदान देख लिए, और द्वीपों की भी बात की है। द्वीपों की बात थोड़ी सी रहेगी, उसको कंप्लीट करूंगा। और आज हम घूमेंगे अपवाह तंत्र की तरफ, किस तरह से भारत में नदियों का प्रवाह, सतही जल का प्रवाह जो होता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो सभी लोग इसी जोश के साथ कि आप जल्दी से अपना इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ मैप भी देखना सीख लिए हैं, तो मैप जल्दी से खोल लेंगे। एटलस में अभी पहले प्रारंभ में हम क्या करने वाले हैं, प्रारंभ में हम बात करेंगे अपना जो द्वीप हमारा बचा हुआ है, तो द्वीप का जो मानचित्र था, एक बार जल्दी से लक्षद्वीप खोल लेंगे, लक्षद्वीप का मानचित्र, ताकि हम उसे खत्म कराएं। ठीक है, तो इलायची और कार्डमम अलग अलग पहाड़ी है क्या एटलस में? भाई देखिए, अंग्रेजी माध्यम वाली तो कभी उसे इलायची नहीं लिखेगी, कार्डमम ही लिखेगी। ठीक है, तो इलायची को ही अंग्रेजी में कार्डमम कहते हैं, तो इस तरह के बाल की खाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई कल की क्लास से संबंधित डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ऑप्शनल की क्लास करके जीएस बहुत हल्का लगने लगता है, लगता ही नहीं कि कुछ है, तो भाई ऑप्शनल डेफिनेटली डेप्थ में जाता है ना। वेदर रिपोर्ट आ गई समस्तीपुर में बेटा रेनफॉल होता है, तापमान तो बताओ। तो एक ही है कार्डमम और इलायची, अलग नहीं है। तो उत्तर भारत में नदियों का स्रोत जो है ग्लेशियर है, तो दक्षिण भारत में क्या है? मेरे ख्याल से भक्ति है, भक्ति से आती है। ठीक है, कोई और ऐसा डाउट नहीं है जो कि कल के विषय से हो? बाकी चीजों को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बाकी किसी भी कमेंट को मैं कोई तरजीह नहीं दे रहा हूँ। तो लक्षद्वीप नहीं है सर मेरी एटलस में। ऐसी कौन सी एटलस आपने ले ली जिसने लक्षद्वीप के साथ ये अन्याय किया है? तो ऐसा और कुछ नहीं था, आ जाए फिर वापस। तो जनजाति की मैंने बात कर ली थी, आखिरी उसी पर बात कर रहे थे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सब अब समय उसमें व्यर्थ नहीं करेंगे, ये हो चुका है। ये कल आपकी मदद के लिए हमने बायोस्फीयर और क्या था हमारा, विश्व धरोहर स्थलों की भी हमने बात कर ली थी। आशा है आपको याद करने में भी आसान होगा और आपको याद भी है। चलिए वापस आते हैं, तो हम किसी बात करें, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे हैं। लक्षद्वीपों की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज ये है बनावट की दृष्टि से ये जो है कोरल रीफ से बने हैं। कोरल रीफ मूंगा चट्टानों से बने हैं। तो मूंगा क्या होता है? मूंगा एक जीव होता है, सागरीय जीव होता है, छोटा सा जीव है, ये मुस्कुरा के ऐसे जीता है। अब ये जो इसका ये बहुत ही कोमल सा होता है, वेरी सॉफ्ट इंसेक्ट जितना होता है, तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाए रखने के लिए ये अपने चारों तरफ एक खोल बनाता है। ठीक है, ये इसका खोल होता है, और इसी तरह से ये खोल जो है जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो मर जाएगा, लेकिन जो खोल इकट्ठे हो जाते हैं वो एक मूंगा पत्थर, एक हिस्सा जो बनता है वो ये होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमने बात कर ली, इस पे मैं और डिटेल नहीं देना चाहता हूं, बस इतनी सी बात करना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? ज्योग्राफी टाइमलाइन बताएंगे आप। तो देखिए, समय व्यर्थ मत करिए, विषय पर ध्यान दीजिए। तो ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। अभी मूंगा चट्टानें कई प्रकार की होती है, बड़ी बात ये है, ये जो मूंगे हैं ये उथले जल में पाए जाते हैं, ये उथले जल में मिलते हैं। क्यों उथले जल में मिलते हैं? क्योंकि इनको अपना खाना बनाने के लिए, अपना खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। There is a symbiosis, तो इनके खोल पर एल्गी रहती है। ठीक है, एल्गी रहती है, और ये जो होते हैं ये आपके जो एल्गी, और ये एल्गी बनाती है खाना, और जो एल्गी होती है ये प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस। सो पानी में प्रकाश जो है, जब प्रकाश की तरंगें हैं, तो सनलाइट नीड्स टू पेनिट्रेट, तो जनरली शैलो वाटर में ही इसके विकास की दशाएं रहती है। तो ये पानी के बहुत नीचे नहीं होते, और साथ ही साथ पानी के ऊपर तो होते नहीं, तो ये कहां पर बनेंगे? ये अक्सर या तो तट के पास बनेंगे। अगर इस तरह का तट है, ये अगर पानी है, तो ये कहां पर बन जाएंगे? कोरल रीफ इस तरह से तट के पास होगा, या फिर अगर आपके पास समुद्र में कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म है, या समुद्र के तल में कोई कटक है, इफ देयर इज अ प्लेटफॉर्म और सम सॉर्ट ऑफ अ रिज, उस पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारे लक्षद्वीप द्वीप जो है इसी तरह के द्वीप हैं, ये कहलाते हैं कोरल रीफ। क्या अंतर हुआ इनमें और अंडमान निकोबार में? अंडमान निकोबार कुछ इस तरह के हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस गई, और धंसने के बाद वो पिघली, और उसका जो मैग्मा है वो लावा बनके सतह पर निकला और जल की सतह के बाहर दिखने लगा। तो ये है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान के द्वीप क्या है? अंडमान के द्वीप ज्वालामुखी से बने। हाँ, इनके किनारों पर हमने कहा था, अंडमान के किनारों पर कुछ जगह पर प्रवाल भित्ति भी आ गई है, वो भी संभव है, लेकिन यहाँ पर केवल प्रवाल भित्ति से बनी। तो पहला अंतर समझ में आया? पहला अंतर यह है कि एक प्रवाल भित्ति से बना है, और दूसरा किससे बना है? दूसरा ज्वालामुखी और प्रवाल भित्तियों से बना है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए कि क्या आपने अभिषेक सर ने ऐसे बताया था? अरे यार अच्छी बात है, अगर आपका रिवाइज हो गया तो आपको सब याद है, वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा कि हाँ भाई दोनों टीचर एक ही बात कह रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
कौन से द्वीप समूहों को खतरा है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। विद ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग, व्हिच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया फेस द थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस? हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में भी प्रश्न आपके सामने। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ही समस्या है कि जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ता जाएगा और लक्षद्वीप जैसे द्वीप डूब जाएंगे। और केवल लक्षद्वीप ही नहीं, प्रवाल द्वीप के जितने भी जहां पर भी द्वीप है उन पर ये संकट मंडराता है। तो ये तो पहली बात हुई कि प्रवाल द्वीप के द्वीप है। कहां पर है ये अरब सागर में है, भारत में अरब सागर में है। इनकी स्थिति अगर मैं कहूं तो ये लगभग केरल राज्य के लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और लगभग ऐसा नहीं है कि बहुत सारे द्वीप हैं, इसमें कुछ हमारे पास 36 द्वीप है। 36 द्वीप है, नाम लक्षद्वीप होने दो, बट केवल 36 द्वीप है और इनमें सभी पर आबादी भी नहीं है। 36 द्वीप है और भारत की यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी और सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को माना जाता है। भारत की सबसे छोटी और सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी इसे ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो पहला तो ये हुआ इसकी स्थिति क्या है, ये कैसे बना और राजनीतिक मानचित्र पर इसे क्या माना जाता है, ये हमने बात कर ली। अब इसको अगर हम देखें तो इसके घटक क्या है, तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी एटलस में इस मानचित्र को खोलें। आप देख सकते हैं केरल के पश्चिम में ये आता है। ठीक है, केरल के पश्चिम में अगर आप अपनी एटलस खोले हुए हैं तो आप पाएंगे ये जो एटलस है इसमें द्वीप है, बहुत सारे द्वीप, और वहां पर लिखा हुआ है अमनदीवी, AMINDV, अमनदीवी। ठीक है, ये इनका उत्तरी भाग है। अमनदीवी के बाद, इसी को हम अपने चैनल्स को भी याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग अमनदीवी के बाद एक आएगा 11 डिग्री चैनल। ये बनाते चलिएगा, डायग्राम में बहुत क्लियर हो जाता है। अमनदीवी के बाद आएगा 11 डिग्री चैनल, ये अक्षांशीय चैनल है। जैसे आपने अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री का चैनल देखा था, तो 11 डिग्री का चैनल कहां पर है? 11 डिग्री का चैनल यहां पर है। उसके बाद आपकी एटलस में फिर से द्वीप होंगे जिनमें लिखा होगा कानानोर के बाद फिर हमारे पास आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के बाद एक बहुत काम की चीज, यहां पर एक द्वीप आएगा मिनिकॉय द्वीप। ये हमारा मिनिकॉय द्वीप, ये क्या है? हमारा मिनिकॉय द्वीप है। और मिनिकॉय द्वीप के नीचे आता है 8 डिग्री चैनल और ये बनेगा हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा मालदीव, जो आपने अभी समाचारों में सुना, जिसमें मालदीव के सरकार में कुछ मंत्री भारत को लेकर कुछ बड़ी बातें करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। तो ये मालदीव। ठीक है, तो पहला तो ये मोटे तौर पर आपके पास लक्षद्वीप का ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें क्या हमें क्या चीज को ध्यान देने की जरूरत है? तो ये जो ऊपर वाले जो दोनों हैं, ये जो ऊपर वाले दो समूह है अमनदीवी और कानानूर, इसमें ये हमारे मुख्य द्वीप है, और इसी में हमारे पास हमारी यहाँ की राजधानी आती कवरत्ती। जल्दी से ढूंढेंगे, कवरत्ती दिखाई दे रही है? कवरत्ती यहाँ कहीं पर होगी, 11 डिग्री चैनल के पास ही मिल रही है कवरत्ती। ये क्या है? ये राजधानी होगी, इतना ही जानना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। उसके बाद मिनिकॉय, एक तो कवरत्ती हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानानूर समूह है, उत्तर वाला अमनदीवी, नॉर्थ वाला समूह अमनदीवी कहलाता है, साउथ वाला समूह कानानूर कहलाता है। और दक्षिण में यहाँ का सबसे बड़ा अगर मैं कहूं द्वीप है तो वो मिनिकॉय, लार्जेस्ट आइलैंड जो इनका है वो क्या है? मिनिकॉय। नाम मिनी है लेकिन है बड़ा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, कार्स्ट स्थल आकृति क्या होती है? तो जिन स्थलीय क्षेत्रों में चूना पत्थर ज्यादा होता है, जिन भी क्षेत्रों में लाइमस्टोन ज्यादा होता है, वहां नदी जब बहती है तो लाइमस्टोन को घोल देती है। वो क्या करती है? लाइमस्टोन को घोल देती है और विशेष स्थलाकृति बनती है। स्पेशल यूनिक लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड। तो चूना पत्थर वाला क्षेत्र, लाइमस्टोन वाले एरिया में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कार्स्ट लैंडफॉर्म कहा जाता है। किसी ने प्रश्न पूछा, कार्स्ट यूगोस्लाविया की एक जगह है, वहां से नाम आया। अरावली का निर्माण कैसे हुआ? रामशंकर बेटा पीछे की क्लास देखिए, अरावली और सबके बारे में बताया गया है, तो क्लास को इस तरह रुकेंगे नहीं। सर, कोपेन का क्लाइमेट सिद्धांत नहीं हुआ, ये ऋचा जी बात कर रही हैं, तो आप समझिए किस तरह से क्लास को हाईजैक कर रहे हैं। एक कह रहा अरावली चले जाओ और एक मैडम कह रही हैं कि कोपेन का सिद्धांत नहीं हुआ जलवायु का। मैडम, जलवायु पे तो आई नहीं ना, अभी स्थलाकृति चल रही है। क्या आपको इतनी भी समझ नहीं? आपको ये तो पता है कोपेन नहीं हुआ, तो क्या आपको इतनी नहीं समझ है कि जब स्थलाकृति चल रही, स्थल के बाद ही तो जलवायु आएगा ना मैडम, है ना? तो आपको लगा कि आप ये लिख देंगी। इतने सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, क्यों करवाते हो ये सब? क्यों करवाते हो? आधे लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे होते हैं। सर, आपने इस राजनीति दल के बारे में बोल दिया, आपने जाति के बारे में बोल दिया, आपने समूह के बारे में बोल दिया, आपने इसके कुछ नहीं बोला। शिक्षक नहीं बोलेगा, विषयों पर बात नहीं करेगा, तो वो क्या आगे कहाँ जाएगा? तो कुछ यहाँ पे जाति प्रचारक हैं, कुछ धर्म प्रचारक हैं, कुछ राजनीति प्रचारक हैं, कुछ अर्थव्यवस्था प्रचारक हैं, कुछ सर कोपेन नहीं बता। तुमको कोपेन समझ में आता है बेटा, तुमको ये नहीं पता कि उससे पहले ये भी चलेंगे। अनुष कहने सर मिनिकॉय द्वीप के बारे में बताइए। बता दो, किस काम का? बता दे किस काम का? मिनिकॉय की बात अगर हम करें तो मिनिकॉय सबसे दक्षिण में, और इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने कहा यहाँ का लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नंबर 1। दूसरा हमने कहा था कि भाई ये सामरिक दृष्टि से, क्योंकि मालदीव के साथ सीमा रखता है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सामरिक दृष्टि से। अगर भारत को यहाँ पर अभी मालदीव से, हमने देखा मालदीव जो है चीन के ज्यादा उसकी सोच समीप चली जा रही है, तो हम क्या करें? तो अगर हमें मालदीव को कंटेन करना होगा तो हमें यहीं पे मिनिकॉय में अपना वो करना होगा कि नहीं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जहाज इस रास्ते से जाते हैं, तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अब मिनिकॉय कैसा है ना, आपने वो द्वीप देखा ना, हमें देखना, इसके लिए हमें कितना देखना? ठीक है, क्लियर है? तो एक बार जल्दी से अपनी एटलस में लक्षद्वीप देखें, लक्षद्वीप सी।
कवरत्ती देखा, कालपेनी देखा, नीचे मिनिकॉय देखा, तो हमने इनको दो ग्रुपों में डाला। ऊपर वाले को अमीनी आमंदी कर दिया, नीचे वाले को काननूर समूह कर दिया। 11 डिग्री चैनल देखा, 9 डिग्री चैनल देखा, मिनिकॉय देखा, बस इतना ही काफी है। इस दृष्टि से हमने देखा ये कैसे हैं, ये हमारे लिए है कोरल रीफ से बने हैं, प्रवाल भित्ति से बने हैं, जलवायु परिवर्तन में इनमें चुनौती होती है, सामरिक भी इनका महत्व है। और अभी जिस प्रकार से थोड़ा सा रिएक्शन हमने मालदीव की तरफ से देखा, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का बहुत अच्छा फोकस है कि लक्षद्वीप को किस तरह से पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जाए। बट ये चीज खास ध्यान रखिएगा, पर्यटन के लिए बढ़ावा एक पार्ट है, दूसरी पार्ट ये है कि ये पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, तो बहुत ज्यादा पर्यटन की भी इसमें सीमा नहीं होती। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ एंड लक्षद्वीप के मूंगे में कोई डिफरेंस है क्या? अतुल मिश्रा खाली बैठे इसी बात पे चर्चा करने लगे कि ऑस्ट्रेलिया में मूंगा है और इस मूंगे में अंतर है क्या, इस मूंगे और में अंतर है क्या? तो देखिए, आपके लिए कोई खास इसमें करने की जरूरत नहीं। ये जरूर है कि जब वहां पे एक बैरियर रीफ नाम का प्रयोग किया गया है, तो बैरियर रीफ क्या होती है, अभी जैसे आपको दिखाया, मैंने कहा ना, फिर बात से बात, जब हमारे पास समय बहुत होता है व्यक्त करने के लिए, चलिए साहब फिर हम बात करते हैं, लंबी बात करते हैं। तो ये जो है हमारा, ये जो स्थल के किनारे पर जो बनता है, इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। जो इसका स्थल से कुछ लेना देना ना हो, स्थल से दूर बना हो, वो क्या कहलाता है, वो एटोल प्रकार के मूंगा होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कोई इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता था कि भाई किस तरह से है, क्या है, ये तो मैंने आपको बोला, अंडमान में भी इस तरह से है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया वाला कोरल रीफ, क्योंकि बैरियर है यानी ऑस्ट्रेलिया के तट पे बना है। जिन लोगों ने मेरे साथ विश्व भूगोल की क्लास की होगी, आपको याद है, यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इनके उत्तर पूर्वी तट में, यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स के पास, क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स के पास है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे सागर में। तो ऐसे कई वो भी हैं, इसमें भी कई ऐसे होंगे, अटोल होंगे, तो उस पर हम खाली बैठे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए? अब उसके अलावा क्या हमारे पास और भी कुछ द्वीप हैं, क्या हमें और भी कुछ द्वीप देखने? तो एक द्वीप अगर हम बात करें, तो वैसे तो हमें जो प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में जो प्रश्न आते हैं, मुख्यतः प्रश्न यही के हैं कि हमारे से इन दो द्वीपों के बारे में होता है, इन दो द्वीपों के बारे में होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी नदी है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारा जल लेकर आती है और इस जल में, इस बहाव में कई द्वीप भी बन जाते हैं। ठीक है, एक द्वीप यहाँ पर है जिसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा आबादी वाला नदीय द्वीप है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। सर क्या मालदीव भी मूंगा से बनी है? साक्षी का प्रश्न है। जी साक्षी और बाकी लोग भी, हमारे लक्षद्वीप के नीचे जो मालदीव है, मालदीव भी मूंगा से ही बना है। तो ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप है, ये आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप रिवराइन आइलैंड कहलाते हैं। कई नदियां जिनके पास बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे गाद होते हैं, और वो उसे धकेल नहीं पाती, तो वो क्या करती हैं, अपने ही धारा प्रवाह में वहीं पर छोड़ देती हैं। तो नॉर्मली एक नदी कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी। ये नदी का चैनल होता है, रिवर चैनल इज लाइक दैट। बट कुछ नदियां क्योंकि उनमें बहुत सारा गाद होता है जिसको वो चला नहीं पाती है या धकेल नहीं पाती है, तो इन नदियों का जल प्रवाह, इन नदियों का फ्लो ऑफ वाटर इस तरह हो जाता है कि धाराएं जो है कुछ ऐसे बहने लगती हैं। ठीक है, ये नदी में यही इन्हें बांट दे रहे हैं। क्या है ये? आइलैंड्स है। आइलैंड्स किससे बने? अवसादों से, सेडिमेंट्स हैव गॉट डिपॉजिटेड, एंड इनको क्या कहा जाता है? ये जो नदी है जो ऐसे बहती है कहीं उनके बीच में, तो इनको कहा जाता है ब्रेडेड स्ट्रीम, ब्रेडेड गुंफित धारा। ठीक है, तो कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ? बहुत सी नदियों में, लेकिन ब्रह्मपुत्र में विशेष होता है। और ब्रह्मपुत्र में विशेष होने पर एक जो हमारा द्वीप बना, माजुली द्वीप। अब ये ध्यान रखिएगा, ये द्वीप अगर बन सकता है, अगर ये बन सकता है तो ये बह भी सकता है। अगर नदी में पानी बढ़ जाए, अगर नदी में पानी बढ़ जाए तो ये क्या करेगा? पानी उसे बहा भी सकता है। तो अभी हाल ही में 2 साल पहले न्यूज ये थी कि माजुली द्वीप का कटाव बढ़ गया है। कटाव बढ़ गया मतलब कि वहां पर ज्यादा तेज धारा है। ये कह रहा माजुली द्वीप रहने योग्य है क्या? अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप, वो पूछ रहे हैं, मतलब सुनने का कुछ है नहीं सर, क्या इस द्वीप पर रह सकते हैं? सबसे ज्यादा आबादी वाला रिवराइन आइलैंड इन द, ये जो हमारे लक्षद्वीप है, क्या ये किसी प्लेटफॉर्म पर है? जी हाँ, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। आपको तो बताया, तभी तो उदाहरण दिया, लक्षद्वीप के बारे में तो बोला। सर क्या ये किसी कटक पर है? तो हमारे हिंद महासागर में एक कटक है जिसका नाम है लक्षद्वीप चागोस कटक। लक्षद्वीप चागोस कटक, उस कटक पर ये स्थित है। अब बात ये है कि सीमा तो बनानी पड़ेगी ना। मैं तो ऑप्शनल का भी टीचर, मैंने कल भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि सिर्फ हमने स्लाइड्स बना दी और सारे विषय पढ़ा दिए। तो और गहरा जानना चाहूं मैं, और भी गहरा जा सकता हूं। फिर लक्षद्वीप चागोस रिज की बात हो सकती है, फिर सेशेल्स रिज की बात हो सकती है, फिर मालदीव्स रिज की बात हो सकती है, वो सबकी बात हो सकती है, लेकिन सीमा तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो पहले क्लास में कहा जाना है, पहले उस पर ध्यान दें। सेकंड लेवल में जो केजीएस की बुकलेट है उस पर ध्यान दें, इतने में हो जाएगा। ठीक है, माजुली द्वीप कहां पर लोकेटेड है? निरंजन कुमार पांडे जी है इनका नाम। तो एक बात बताइए सभी लोग, एक बात बताइए, और ये निरंजन कुमार पांडे जी उस बैच के हैं जो बैच बहुत पुराना है, दिसंबर 2023 का बैच, दिसंबर 2023 में 22 का बैच। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है किस राज्य में माजुली है? क्या आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य से बहती है? अब मतलब आप समझिए कि परीक्षा पास में आ रही है, और मेरे ख्याल से जो भी है निरंजन जी, इनको अगर इन्होंने परीक्षा और ये सच में केजीएस एग्जाम देने के लिए ज्वाइन किया होगा, तो ये जरूर ऐसे होंगे जिन्हें परीक्षा देनी चाहिए। क्या ये सामने देखकर नहीं बता सकता कि कहां पर होगा? तो सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए मत पूछिए भाई, हजारों लोगों के सामने फजीता होता है कि भाई कितना बड़ा चंपक होगा कि सामने माजुली द्वीप है, मानचित्र सामने रख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कह रहा कहां पर है। तो बेटा तुम्हारे लिए उत्तर क्या रह जाता है? उत्तर रह जाता है स्विट्जरलैंड में। बेटा अब क्या पड़ता, तुम स्विट्जरलैंड लिख दें। ठीक है, अभी तो बनाया, आप ही के सामने बनाया भाई ये नदी। और आप एक बात बताइए, पूरा का पूरा तो आपको सारा का सारा तो मैंने सिखाया है कि भाई किस तरह से बना, नदी का मैदान कैसे बनाया, बताया था ना नदी का मैदान। और अभी आप लोगों के सामने ब्रह्मपुत्र नदी बना रहा हूं और कह रहा हूं उस नदी में मिलेगा। तो कितने लोगों को लगता है कि इस परीक्षा में कंपटीशन नहीं है, भीड़ है? आपका हौसला बढ़ा रहा हूं भाई, इस परीक्षा में कंपटीशन नहीं है, भीड़ है। ये नेशनल हॉबी है, आईएएस की तैयारी नेशनल हॉबी है। हर चंपक, हर नंदन ये करना चाहता है, और इन्हीं की वजह से कई उद्योग चल रहे हैं। एक कोचिंग का भी उद्योग चल रहा है, क्योंकि सीरियस छात्र को बहुत सीमित है। कल एक छात्र का इंटरव्यू है, कल रात को कुछ 1.5 घंटा उन्हीं से बात हो रही थी। वो सीरियस छात्र जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मणिपुर में पोस्टेड काम भी कर रहे थे। बोले सर पिछली बार इंटरव्यू देते, पहली बार गए थे तो उतना हौसला नहीं था, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी की सर, ये कुछ चीजें बता दीजिए। और जब मैंने उनसे पूछा तो उनके पास इतनी जानकारी थी, मैंने कहा भाई तुमको बहुत
होता था यार, कल जाके खूब बढ़िया से इंटरव्यू दो। और वो कल रात की बात, और आज दोपहर में क्या सुनो, सर माजुली कहाँ है सर, ये सुनो, ये मासूम बन के डीएम नहीं चाहिए भाई, डीएम नहीं चाहिए, धर्म जाति संप्रदाय बंदे डीएम नहीं चाहिए, जिनको विकास की समझ ना हो नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष में भेद करने वाले नहीं चाहिए, देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले नहीं चाहिए, 1.5 साल हो गया तैयारी करते हुए, पूछ रहा है कहां पर है, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और आप सबके लिए बता रहा हूं, खूब मजे में तैयारी करिए, अगर आप सीरियस हैं खूब खुश होकर तैयारी करिए, देख लीजिए यहाँ पर कितने वो आते हैं। अब उसके बाद एक तो बहुत बढ़िया नदी से बना, अब एक बना यहाँ पर चक्रवात से, इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। कहां पर है न्यू मूर द्वीप? है ऑलमोस्ट भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है। 1970 के दशक में एक चक्रवात आया। अब चक्रवात जब आएगा वो सारे के सारे क्षेत्र के पानी को पूरा का पूरा हिला डालेगा, और पूरे के पूरे जो अवसाद थे, अवसादों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, और अवसाद जो है पानी के बाहर निकल आए, तो क्या दिखाई दिया? न्यू मूर आइलैंड। अब न्यू मूर आइलैंड है तटरक्षक, जो बांग्लादेश का तटरक्षक पहुंचा उसने कहा न्यू मूर हमारा है, भारतीय तटरक्षक ने हाँ ध्यान से लाइन मेरा नहीं आपका है, तो इसी में थोड़े समय तक विवादित रहा, बट ऐसा नहीं है कि हम होता है, ये ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है। तो अब ये हट गया है, लेकिन न्यू मूर आइलैंड विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि सीमा पर है। एक हमारा आइलैंड था, ये ओडिशा के कोस्ट पर था, इसका नाम था व्हीलर द्वीप, ठीक है। ये हमारा मिसाइल टेस्टिंग के लिए चांदीपुर, जो आपने सुना होगा, चांदीपुर इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज, अपना अभी ओडिशा का मानचित्र खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा चांदीपुर इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज, जरा वहां पर देखिए तो आपको जरूर मिलेगा अब्दुल कलाम, इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। यहीं पर आपकी चिल्का झील आ जाएगी। चिल्का झील जो है आपने सुना ओलिव रिडले टर्टल के नाम से सुना आपने, वहां पर एक कछुआ होता है ओलिव रिडले, तो वो कछुए के लिए जानी जाती है। और यहीं पे आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, इसका नाम है होप द्वीप, होप आइलैंड, यहाँ पर नहीं लिखा है होप आइलैंड। तो मैंने कौन से बताया आपको? माजुली बता दिया मैंने आपको, न्यू मूर बता दिया मैंने आपको, फिर मैंने आपको व्हीलर, जिसका पुराना नाम व्हीलर था, अब क्या हो गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम या केवल कलाम भी कह सकते हैं। और एक मैंने आंध्र प्रदेश में आपको होप आइलैंड की बात की, और यहाँ पर भी जो वो ओलिव रिडले टर्टल है, ये हमारे कछुए यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। फिर ये हमारे पास बच्चों एक झील है पुलिकट झील। अब पुलिकट झील के मुंह पर अवसादों के जमाव से एक आइलैंड बन गया। ऑन द माउथ ऑफ द पुलिकट लेक which is at the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, there is a small sedimentary island, sedimentary से आइलैंड बना, और उसको हम क्या कहते हैं? श्रीहरिकोटा। तो व्हीलर द्वीप से तो क्या टेस्ट हो रहा है? मिसाइल, समझिएगा, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र, और यहाँ से क्या हो रहा है? ये रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ मिसाइल नहीं हो रही है, रॉकेट लॉन्च का सेंटर है श्रीहरिकोटा, ठीक है। आदर्श दीक्षित सर फ्योर्ड क्या होते हैं? आदर्श दीक्षित बेटा क्लास को बाधित करना बंद करो, रोज का आपका ये फ्योर्ड की बात जनरल ज्योग्राफी में हम कर चुके हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में किस तरह से अगर नदी घाटियां अगर डूब जाए उनके मुहाने, तो वो संकरी घाटियां बनाती है, फ्योर्ड बनाती है। लेकिन आपका मन है कि ज्ञान बहुत बताया जाए, तो ये कोई कहना सर पुलिकट लेके, बेटा पुलिकट नहीं है, नाम तो पुलिकट है, बना तो दिया बेटा, यहाँ पे पहले झील बनाई, यहाँ भी झील बनाई ना, झील का अभी तो झीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, द्वीपों की बात कर रहा हूँ। तुम क्लास में सब झील भी लगे, झील भी दे दो, उसके बाद सर फ्योर्ड भी दे दो, उसके बाद कोपेन भी दे दो, खिचड़ी बनाए दो, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक विशेष आइलैंड आता है पंबन द्वीप, जल्दी से देखेंगे अपनी एटलस में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का मानचित्र निकालेंगे, जल्दी से दक्षिण भारत में यहाँ देखिए आपको मिलेगा एडम्स ब्रिज, जो श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, वहां पर लिखा है एडम्स ब्रिज, यहीं पे लिखा है रामनाथपुरम, दिखाई दे रहा है? ये जो पंबन द्वीप है, यहीं पर है रामेश्वरम। भगवान राम जब श्रीलंका की तरफ जब उनकी वानर सेना पहुंचती है, तो यहीं पर उन्होंने पूजा की भगवान शिव की। रामेश्वरम में बहुत श्रद्धेय जगह है, बहुत से लोग यहाँ पर तीर्थ के लिए जाते हैं, बहुत मान्यता। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप, ठीक है। तो मौका मिले तो जरूर करें। अनुष्का चंद्राने का सर मैं होकर आई हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो पंबन द्वीप मिला कि नहीं मिला? अब किसी ने का पंबन चैनल लिखा है, देखिए भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये हमारी इस तरह से मुख्य भूमि आ रही है, ठीक है, और उसमें ये द्वीप है। क्या मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया है कि पानी का एक संकरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पानी का एक संकरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। क्योंकि ये पंबन द्वीप है तो इसको क्या कह दिया? पंबन चैनल। क्या सर चैनल लिखा है? और एक नंबर तो अभी पूछा सर पेज नंबर बता दो, कोई टेंशन नहीं भाई, पेज पूछ छोड़, बढ़िया कोई फिल्म बताओ, कहाँ पे फंस गए? अभी तक ये पूछा पेज नंबर बता दो, एटलस नहीं खोलनी आती है। तो ये वो है जो कभी भी कोचिंग ज्वाइन करे, कोचिंग में एक और भी बढ़िया होता है, बैच कभी भी शुरू होने दो, एडमिशन तो कभी भी गिरते रहते हैं। ये भी हो सकता है आज नया पैदा हुआ, तब पेज नंबर बता दो। और अगर इसको बोला जाए कि पेज नंबर नहीं बता रहे, एटलस में देख लो, तो पता क्या देगा? ये मास्टर जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सबसे अनुरोध है भाई, अपनी तैयारी की जिम्मेदारी है, पीछे से देखें प्लीज, बहुत आपकी मदद हो जाएगी। इतने सारे लोगों का करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चंपक सवाल करेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हजारों बच्चों के साथ आप समय बर्बाद करेंगे, तो बढ़िया वाला। तो ये हो गया पंबन द्वीप, समझ में आ गया? पंबन द्वीप के बाद यहाँ पर लिखा एडम्स ब्रिज, दिखाई दे रहा है बच्चों? एडम्स ब्रिज लिखा है कि नहीं? एडम्स ब्रिज। और उसके बाद श्रीलंका का मन्नार आ जाएगा, तिल्लाई मन्नार, उसके बाद श्रीलंका आ जाएगा। समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है? जल्दी से देखिए, इसी द्वीप में आप देखेंगे यहाँ रामेश्वरम है, और ये है धनुषकोडी और एडम्स ब्रिज। यहीं पर एक परियोजना, एक बहुत लंबे समय से परियोजना चल रही थी, कि अगर किसी को ये हमारा श्रीलंका हो गया, अभी अगर हमें कहीं पर जाना हो, मान लो पश्चिम तट से पूर्वी तट से जाना हो, तो जहाज कैसे आते हैं? जहाज ऐसे आते हैं, श्रीलंका का चक्कर लगाते हैं, फिर आते हैं, श्रीलंका का चक्कर लगाते हैं और फिर आते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, सोच के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए चित्र यहीं पर बनाया, जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से आए और इसमें से रास्ता मिल जाए, तो क्या ये शॉर्टकट होगा? पहली बात, क्या ये पहली बात शॉर्टकट होगा? ये पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, शॉर्ट में निकल जाएंगे, शॉर्टकट होगा। दूसरी बात, श्रीलंका का एक बहुत मशहूर पोर्ट है कोलंबो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबो की जगह भारत के पोर्ट्स का विकास होगा कि नहीं होगा? सोच के देखिए, क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से सोच के बताइए।
इसी प्रोजेक्ट का नाम रखा गया सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम। समझ में? श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अंदर के अंदर चले जाइए। ठीक है, तो सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अब रद्द हो गया है। रद्द हो गया है, क्यों रद्द हो गया उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। और फिर से बता रहा हूँ, अपने आंख कान नाक खोल के चलिए। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो इसमें कोई राजनीति को पॉलिटिक्स देखा, कोई राजनीति को पॉलिटिक्स देखा तो ये आपकी मूर्खता होगी। पहली चीज ये कि ये अगर आपको ये रास्ता जाना है तो ये रास्ता कौन सा गहरा सागर है भाई? यहाँ पर तो अभी आपने देखा पंबन द्वीप है, और क्या है ये है ना, ये तो उथला जल है, उथला जल है। और भूगोल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी में सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि भूगोल की दृष्टि से ही ये गलत है प्रोजेक्ट। अभी हम इसकी बात करें, ये क्या है हमारा पंबन द्वीप, फिर क्या है हमारा, ये हमारा एडम्स ब्रिज, फिर ये श्रीलंका, और ये आ गया श्रीलंका। ठीक है, हम कह रहे हैं इधर से जाएंगे। ये क्या है, मन्नार की खाड़ी। अब तो आपको पता है मन्नार की खाड़ी क्या है, मन्नार की खाड़ी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पर क्या है, पाक बे, आपने सुना पाक बे। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एडम्स ब्रिज आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत काल में ये सारा का सारा हिस्सा जुड़ा हुआ था, ये भूखंड था। श्रीलंका जो है एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, श्रीलंका प्रवाल भित्ति से नहीं बना है। श्रीलंका और भारत कॉन्टिनेंट की दृष्टि से एक ही प्लेट पर है। वो तो इनके बीच का पानी, इनके बीच में पानी आ जाने की वजह से ये सारा का सारा क्षेत्र में पानी भर गया। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको कॉन्टिनेंटल आइलैंड का दूं तो वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर भी अफ्रीका की प्लेट में है, लेकिन उनके बीच के गैप में क्या हुआ, थोड़ा पानी आ जाने की वजह से मोजाम्बिक चैनल बन गया। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वी वांट टू ट्राई टू फाइंड अ रूट। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ रूट, बट यहाँ गहराई नहीं है भाई, यहाँ गहराई नहीं है। यहाँ पे गहराई नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करनी पड़ेगी तो ये क्या है, ये राम सेतु की मान्यता रखता है कि नहीं रखता है? अब राम सेतु की मान्यता, अगर आप यहाँ खुदाई करेंगे तो ये राम सेतु जिसमें बहुत लोगों की श्रद्धा है, मान्यता है, परेशान हो जाएगा कि नहीं हो, टूटेगा है तो दिक्कत है। तो पहली बात, अगर आपको यहाँ से जहाज निकालने हैं तो ये क्षेत्र क्या है, उथला क्षेत्र है, शैलो एरिया है। आपको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, मानव निर्मित एक रास्ता बनाना पड़ेगा। एक रास्ता बनाएंगे तो उसमें बहुत से लोगों की श्रद्धा और विश्वास उस पर आघात होता है। बहुत समय तक कुछ ऐसा भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला कि इस पर जरा सर्वे किया जाए कि क्या सच में यहाँ पर राम सेतु था नहीं था। अब ये सारे भूगोल के मेरे ख्याल से तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, इस्तमस। याद है, दो भूखंडों को जोड़ने वाला इस्तमस था। तो ये इस्तमस की तरह इसको तोड़ना, सरकार ने बाद में निर्णय लिया कि भाई इसको तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं। तो पहली चीज तो ये, पहली चीज क्या हो गया कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जो इसका फिजिकल भौतिक भूगोल है वो गड़बड़ है। यहाँ एक सांस्कृतिक भी इसकी स्वीकार्यता नहीं है, और तीसरी क्या है, इसकी पारिस्थितिक स्वीकार्यता भी नहीं है। पारिस्थितिक का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ का पानी अलग है और यहाँ का पानी अलग है। अगर पानी अलग है तो यहाँ के जीवन जीव सारे अलग है या नहीं है, जीवन या जीव सारे अलग है या नहीं है? अगर हमने इनको जोड़ दिया तो जल्दी से बताइए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरा का पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाए? द होल इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दिस एरिया कैन गेट डिस्ट्रॉयड। वहां की प्रजाति, आपको एनवायरमेंट इन लोगों ने किया है, वहां पर लिखा होगा क्या कि आपका आपने वो सुना है इन्वेसिव स्पीशीज, नई स्पीशीज, नई प्रजाति आ सकती है यहाँ पर, इन्वेसिव आक्रामक प्रजातियां आ सकती हैं। यहाँ का पूरा ये जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो कई कारणों से इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। समझ में? इकोलॉजिकल डैमेज होगा। पनामा नहर परियोजना जैसे मॉडल पर, हाँ बिल्कुल वो है कि भाई ये कह रहे हैं पनामा नहर की तरह बना लो, तो इसके लिए निवेश भी लगेगा ना बच्चे। निवेश कहाँ से लाओगे, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा, क्या उतना निवेश करने योग्य है? और सबसे बढ़िया बात आपको बताऊं कि भाई जहाज को आना है जाना है, जहाज को आना है जाना है। सबसे बढ़िया बात बताता हूँ आपको। अब तो आप भारत का मानचित्र बना लेते हैं, जो लोग सीरियस हैं उन लोगों ने क्लास में सीख लिया है किस तरह से बनाना है। ठीक है, यहां पर आ गए हमारे अंडमान निकोबार। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपके लिए क्या बनाया, ग्रेट चैनल बनाया, यहाँ कोकोस बनाया था, याद है? और यहाँ पर है श्रीलंका, ये श्रीलंका, ये क्या है भाई, ये है सर हमारा पश्चिमी एशिया। अब पानी के जहाजों को यहाँ से, ये क्या है, मलक्का जल संधि, यहाँ पे क्या है, होर्मुज जल संधि, होर्मुज में यहाँ पर क्या है, सब तेल भरा हुआ है। और ये आप जानते हैं लाल सागर में समस्या चली रही है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे बात बताइए कि आपको इधर से उधर जाना है और इधर आना है। जहाज को अगर रुकना हो तो कोलंबो सहज होगा या इसके अंदर घुसना सहज होगा? यहाँ पे पोर्ट है टूटिकोरिन, हम सोच रहे थे टूटिकोरिन डेवलप हो जाएगा। जहाज के लिए जल्दी से बताइए, किसी भी जहाज के लिए कैसे होगा? अभी जो एक छात्रा है वो कह रही फिजिकल क्या दिक्कत होगी, इनको ना फिजिकल का मतलब नहीं पता है और ये नोट्स लिख रही हैं। निकिता जायसवाल, अक्सर आपका नाम आता है निकिता जी। फिजिकल का मतलब ये होता है यहाँ के रॉक्स एंड उनकी गहराई, और उसमें क्या करना पड़ेगा, खुदाई। नोट्स लिख रही है निकिता जी, छापो बेटा, आपको क्लास इसलिए रुकनी है, आपको फिजिकल नहीं समझ में आता। फिजिकल का मतलब भौतिक होता है। सबसे बढ़िया ये है, ना तो ये हिंदी जानते हैं बच्चे, ना ये इंग्लिश जानते हैं। ये कह रही है सर फिजिकल क्या प्रॉब्लम है? फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। आप समझ रहे हैं कंपटीशन कितना कम है बच्चों? यहाँ पे बताया कि जहाज शैलो है, लिखवाइए, एक वाक्य करेंगे तब मैं समझ पाऊंगी। तो निकिता जी इसमें पता क्या होगा, इसमें तो प्रीलिम्स में सफाई हो जाएगी। प्रीलिम्स में वो सोच रहे हैं कि वो बच्चे जो इशारा समझ सके और कथन को सही कर सके। अब तो फिजिकल पे हथियार डाल दिए, तो आग्रह है कि थोड़ी और सोच रखें। मैं तो एक लेवल आगे का पढ़ा रहा हूँ, निकिता जी जहाँ पे सोच विकसित हो रही। ठीक है, जल्दी से बताइए, कोलंबो
हमें भारत का ही रास्ता यूज करना है और हम जो है इस रास्ते से घुसेंगे और फिर जाएंगे मलक्का। पगला है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और आप लोग तो जहाज पे गए नहीं है, आप लोग तो जहाज पे गए नहीं। मैं एक बार जहाज लेकर निकला और कोलंबो के पास से निकला, कोलंबो के पास से निकला तो बहुत लंबा उठा और जैसे कोलंबो के पास आए अचानक रात थी और रात में अचानक सब जगह रोशनी रोशनी रोशनी, एकदम लाइट, एकदम लाइट। लाइट क्या थी? हजारों की संख्या में मच्छी बोट। बहुत बड़ा जहाज, दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक जहाज आ रहा है, ठीक है, और हजारों की संख्या में मच्छी बोट। भाई मच्छी बोट आ गई, कोई बात नहीं, मैं आगे हूँ, मेरे साथ जो भी मेरा स्टाफ है, मैं अच्छा मच्छी बोट दाएं ले बाएं ले दाएं ले बाएं ले दाएं ले बाएं ले दाएं ले बाएं ले 4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 4 घंटे की ड्यूटी होती, चला रहे दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, चला के अगले को कहा भाई तुम भी संभाल लो, ठीक है। अगले दिन जहाज के कप्तान ने मुझसे पूछा रात को क्या कर रहा था भाई? मैं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं कर रहा था। बोला सुनो बे, इतनी सारी मच्छी बोट है तो उसमें जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तो फिर? बोला अरे भैया जहाज ले ही मत जाओ ना, सीधा नीचे लाओ, थोड़ा कोलंबो से दूर लो और निकालो। बेकार में किसी नाव से टकरा गए, कोई नाव वाला डूब गया, केस हो जाएगा, सारी जिंदगी केस लड़ेंगे। तुम बताओ जहाजों को चलना, बड़े बड़े जहाजों को चलना है, वो अंदर घुसना चाहेगा? अंदर घुसना चाहेगा? इतना फिशिंग ट्रैफिक होगा और जहाज और फंस जाएगा, जहाज और फंस जाएगा, क्या करिएगा? ठीक है, तो समझ के देखिए कि किस तरह से ये सारी प्रैक्टिकल चीज। अब वही वाली बात होती है, यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया किसके लिए? एंटी पायरेसी, क्योंकि यहाँ पर कौन थे? सोमालिया के पायरेट्स, सोमालिया में समुद्री लुटेरे, यहाँ पर भी मलक्का में भी समुद्री लुटेरे आते हैं, यहाँ सब नेवी लगी हुई है, सारी नेवी खड़ी रहती है कि भाई इसी रास्ते से गुजरना है, इसी रास्ते से। वो फिर भी समुद्र इतना बड़ा होता है, समुद्र इतना बड़ा होता है, बोट आई जाएगी। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वो है। तो बात ये होती है कि ये किया जाए या ना किया जाए, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके कॉस्ट बेनिफिट पे। क्या वो फिजिकली भौतिकी या आप आसानी से उसकी खुदाई कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, खुदाई तो आपने कर ली, ठीक है, खुदाई तो आपने कर ली, लेकिन क्या बाद फिर आता रहेगा? यहाँ कावेरी नदी आती है, कावेरी नदी आती है, बेगई नदी आती है, वो अपने साथ लेकर आती है। आप देखिए जरा जल्दी से, रंग देख लीजिए इसका, समुद्र का रंग देखिए, यहाँ पे कितना लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू क्या होता है? लाइट ब्लू क्या होता है? एकदम उथला है। और नदियों का मुंह देख लीजिए, कितनी सारी नदियां, एक बार देखिए, मानचित्र देखिएगा, आपको खुद ऐसा हो जाए, ठीक है, खुद से ऐसा हो जाए, क्लियर? तो खुद से ऐसा हो जाएगा और जो है यहाँ सारी नदियां भाग लेंगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्लियर? इसे मुझे सब छोड़ देना चाहिए, क्लास को उतना ही पढ़ाओ जितना क्लास पढ़ सकती है, क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, क्लास को उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना? क्यों कह रहा हूँ ये? इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने कहा सर वो तो ठीक है, वो सब तो ठीक है सर, मुझे समझ में आया, कोलंबो है किधर? आप समझ रहे? इसे ये भी नहीं पता कोलंबो किधर है। ये श्रीलंका में ना, और श्रीलंका में इधर कोलंबो है, श्रीलंका की राजधानी विजयवर्धनेपुरा, मुझे कोलंबो कहते हैं बेटा, कोलंबो एयरपोर्ट भी है। और अगर नहीं पता तो यहीं पे बना दिया था। कई बार तो लगता है कि भाई किसे पढ़ा रहे हो, अचानक कहेगा मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे संप्रदाय का मजाक उड़ा दिया सर आपने। तो तुम पूरी शिक्षा का मजाक उड़ा देते हो, बैठे बैठे पूरे केजीएस के अभियान का मजाक उड़ा देते हो, और तुम सोच रहे हो तुम्हारी थोड़ी भी मतलब एक बूंद भी बताओ पहले कोलंबो बना। अच्छा इसलिए बना दिया था, यहाँ पे लिख दिया था कोलंबो। चलिए छोड़िए, हो गया ना आपके ट्रिप, पैसा वसूल हुआ कि नहीं? आधे लोग पैसा वसूल करने बैठे, कह रहा है भाई 50% में क्या ज्योग्राफी का कोर्स कहीं कोई दिलवा दोगे? क्या करेगा भाई इकट्ठा करके ज्योग्राफी का कोर्स? 50% में भाई कितनी निकाल लूंगा मैं ज्योग्राफी कोर्स में, इतना पढ़ने को कहूँगा, वो होगा नहीं, तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या कोलंबो? और अगर नहीं लिया तो मत ही लेना, अभी मत लेना। लक्षद्वीप हो गया, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? एक तो आप लोगों ने कहीं पर भी शहर के बाहर कभी निकले नहीं हो। बंबई चले जाओ, बंबई चले जाओ, बंबई अपने आप में, बंबई जो है सालसेट द्वीप पर बना है, सालसेट द्वीप है, यहाँ पे 7 द्वीप हुआ करते थे, और गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर बच्चों? महाराष्ट्र में। यहीं पर एक और आइलैंड है जिसपे कोचीन शहर स्थित है, उसका नाम है वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन आइलैंड कहाँ पर बच्चों? वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड कहाँ पर है? ये केरल में है, केरल में वेम्बनाड झील है, उसके ऊपर गाज से ये बना है वेलिंगटन आइलैंड। यहाँ पे कौन सा शहर? कोचीन शहर। तो वेलिंगटन हो गया, सालसेट मुंबई हो गया, यहीं पर 2 आइलैंड आपको बता रहा हूँ, एक तो एलिफेंटा बताया और एक है बुचर आइलैंड। तो बुचर आइलैंड पूछा तो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। सालसेट आइलैंड पूछा तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा आइलैंड पूछा तो कहाँ पर है? ये 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आते गुजरात, गुजरात में आपने देखा होगा, ये तो हमारा कच्छ हो गया, ये काठियावाड़ हो गया। यहाँ पर नीचे आपने एक मशहूर आइलैंड सुना होगा, पहले ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी होता था, दीव, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दीव नाम का द्वीप, दीव नाम का द्वीप है। सभी लोग मेरे साथ, दीव जल्दी से गुजरात के मानचित्र में देख लेंगे, नहीं तो भारत के मानचित्र में मिल जाएगा, ठीक है। दीव, दीव द्वीप बड़ा सुंदर सा एक द्वीप वहां पर दिखाई दे रहा है, दीव। उसके बाद खंबाट की खाड़ी में, खंबाट की खाड़ी में जाते हैं तो वहां पर भी, खंबाट की खाड़ी में यहाँ पर भी द्वीप है, कई सारे द्वीप हैं, और यहाँ के द्वीप जो है वो बेट कहलाते हैं, सैंडी होते हैं, रेत के होते हैं, तो बेट, क्या नाम है? बेट, ठीक है। मुझे लगा आलिया भट्ट के बहुत पसंद करने वाले छात्र हैं, तो इसलिए मैंने आलिया बेट आपके लिए ढूंढ लिया। आलिया बेट, आलिया बेट, बेट द्वीप होता है, आलिया बेट, ठीक है। खादिया बेट, तो कहीं भी फंसे अगर बेट लिखा है, अगर बेट लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? वो द्वीप हो जाएगा, जनरली गुजरात का द्वीप, आलिया बेट, खादिया बेट। और इसमें एक बेट मैं खास आपको करना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बेट है मेरे पास जिसका नाम है साधु बेट। स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे कि सर बेट है तो इसका मतलब द्वीप होगा, गुजरात का द्वीप होगा, बिल्कुल सही है। पर साधु बेट की मान्यता अलग है। साधु बेट की मान्यता अलग है कि साधु बेट नर्मदा नदी ने बनाया, नर्मदा नदी में है। जैसे यहाँ पे माजुली था, पूर्व में क्या था? माजुली द्वीप, ऐसे ही नर्मदा नदी में कौन सा है? साधु बेट, साधु बेट। अब कौन सा छात्र अगर उसने ट्रैवल किया भारत में, साधु बेट का महत्व बताएगा। इस पर बहुत बड़ी चीज बनी हुई है, कौन बताएगा? साधु बेट। देखिए कितने लोगों को हल्की सी भी जानकारी साधु बेट पर क्या है। आयशा बानू कह रही है हमें मिल नहीं रहा, नहीं मिलेंगे, इसलिए बच्चे लिखवा रहा हूँ।
द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, नहीं मिलेंगे, लिख लीजिए। साधु बेट, बिल्कुल मयंक यादव ने सही लिखा है, मयंक यादव ने सही लिखा है। सरदार पटेल का जो स्टैचू है, बिल्कुल स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंचा स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी द्वीप पर है, साधु बेट, याद रहेगा। तो इंपॉर्टेंट द्वीप भी आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट द्वीप भी आपको बता दिए हैं, साधु बेट, आलिया बेट, खादिया बेट। ये बेट कहाँ है? गुजरात में है। हमने महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप की हमने बात की, उसके बाद हमने बुचर आइलैंड की बात की और फिर हमने एलिफेंटा की बात की। इसमें गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा केव्स। बहुत से लोग गेटवे ऑफ इंडिया से बोट पकड़कर एलिफेंटा की गुफाओं में देखने के लिए जाते हैं। देखने के लिए जाना अलग बात है, आपको पता है गुफाओं में लोग जो है ये बनाने के लिए भी जाते हैं, ये दिल, दंपा और दंपक, और ऐसे पूरी गुफाओं को गंदा करके आ रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। और मैं लोगों की क्या बात करूं, आप में से भी कई ऐसे हैं, आप इस क्लास के साथ ऐसा कर देते हो, जो केजीएस की क्लास जो एक तरफ एकदम एक उद्देश्य से चल रही है आईएएस बनना है, तुम उस क्लास को खराब कर देते हो। तुम्हें अगर इस गुफा में छोड़ा तुम कितना खराब करके आओ, तुम तो धरोहर पे बहुत बड़ा धरे जाओगे, है कि नहीं? इसलिए क्या किया जाता है, पुलिस रखी जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, मुझे पता नहीं भाई एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जुबा केसरी वाले बहुत पहुंचते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, तो आपके द्वीप यहाँ पर खत्म हुए। कच्चतीवी द्वीप श्रीलंका का, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। वापस आ जाते हैं, आज किस पर बात होनी है। इसके बाद ये हमारे कुछ जो बच्चे जो टॉपर्स हैं ना, ये भी मैं आपके उदाहरण के लिए कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो हैं उन्हें अगर अंडमान और निकोबार करना, वो इस तरह से अपने नोट्स बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, किसी ने प्रश्न पूछा नोट्स कैसे बनाएं, तो मुझे लगा यार एक बार नोट्स दिखा देते हैं। ये बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं, इन्होंने अपने नोट कैसे बनाया यार, ये बना लिया, लिख लिया, इंडिया और बर्मा की प्लेट है, वोल्केनिक फॉर्मेशन है, सबमर्ज्ड है, अरकानियोमा का कंटिन्यूएशन। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, अमन द्वीप है, कावारती है, कोरल से बना है, और इसके ये है फ्लैट टोपोग्राफी। इतनी सी बात समझ में आ गया? बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं और रिजल्ट लेकर आते हैं, ठीक है? सर मैंने सेम बनाया, ऐसे बनाया, बहुत अच्छा बताया। और आप लोग सब समझदार हैं भाई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा थोड़ी कि टॉपर जो है कहीं अलग ही पेड़ पे लग रहे हैं, वो भी आपकी तरह प्रयास कर रहे हैं, वो अपने नोट्स को एक तरह से बनाते हैं, सब कुछ तैयार कर लेते हैं, है ना? तो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, सतह पर जो ड्रेनेज होता है, जो नदियां बहती हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो अगर हम भारत की बात करें, और अभी जैसे किसी छात्रा ने प्रश्न भी पूछा, छात्रा ने प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्न सुनकर थोड़ा सा अजीब भी लगा कि आपको आईएएस की तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको इसका उत्तर जानना है। इनका प्रश्न ये था कि सर हिमालय से नदियां आती हैं, निश्चित रूप से हिमालय से नदियां आती हैं। हमने हिमालय को बोला था वाटर टावर्स, ये नदियां आ रही हैं। इन्होंने कहा सर ये नदियां तो आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर है, लेकिन सर ये गोदावरी कैसे बहती है, कृष्णा कैसे बहती है, कावेरी कैसे बहती है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है कि हम 12वीं तक पढ़ गए और हमें यही नहीं पता कि हमारी नदियां कैसे बहती हैं? मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आपको आईएएस बनना समझ में आता है, आपको आईएएस बनना समझ में आता है, लेकिन आप में थोड़ी सी भी ओरिजिनलिटी नहीं है, थोड़ी सी भी जानकारी, जिज्ञासा नहीं है, कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और तो किसी की मैं क्या ही बात करूं। मैंने कहा ये पश्चिमी घाट होते हैं, यहाँ इनकी जंगल ढाल होती कि नहीं होती है? मैंने पढ़ाया नहीं, और मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है बच्चों, खूब वर्षा होती है, और वर्षा से यहाँ से पानी तेज बहता है और यहाँ से जंगल बहता है। तो क्या ये समझ में नहीं आता हमें कि यार यहाँ बारिश इसका स्रोत है, ये वर्षा जनित है, इनमें वर्षा जल आता होगा, और इनमें क्या आता है, इनमें ग्लेशियर आता है, तो इनमें हिमनद आता है। अच्छा हिमनद तो आता ही आता है, क्या यहाँ वर्षा नहीं होती? यहाँ भी तो वर्षा होती है, तो यहाँ वर्षा भी है। स्वाभाविक सी बात, स्वाभाविक सी बात है। अब जब आप ये प्रश्न पूछते हो तो मैं कई बार सोचता हूँ यार ये क्या वाकई में आईएएस की तैयारी करना है, या इनको मजे मजे में बस एक क्रम कराया जाए, बच्चों जल्दी से करेंगे, सबसे ऊपर सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम नदी, झेलम के बाद रावी नदी, रावी के बाद चिनाब नदी, चिनाब के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज, सबसे लंबी साहेब सतलुज, सतलुज हो गया याद, हो गया याद। क्योंकि इतना तो यार सोचने पे आपको करेगा नहीं करेगा, और अगर आपको सोचने पे अगर मजबूर किया जाए तो शिक्षक मजा नहीं आ रहा है, कहना की बात, ठीक है? ये कुछ सर यहाँ ग्लेशियर नहीं है क्या? आप सोचो ये कैसे कैसे पास करेंगे ये लोग, ठीक है? यहाँ ग्लेशियर नहीं है क्या? हमने पूरा पूरा पश्चिमी घाट पढ़ाया, हमने कहीं पर भी लिखा कि भाई यहाँ पर बर्फबारी होती है। किसी को लग रहा है केरला में बर्फबारी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये तो यार कर्क रेखा के दक्षिण में है ना, तो ये कौन सा क्लाइमेट बेल्ट हुआ? ये हुआ ट्रॉपिकल बेल्ट हुआ। ट्रॉपिकल बेल्ट तो इतना गर्म होता है कि यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, ट्रू या नहीं? तो सोच के देखिए इसी बात पर, पहले इसी को शुरू करते हैं कि हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर होगा, निकल ले, क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम तो पास कर लिया, एग्जाम पास करने के कई तरीके, एक तो रट के चले गए, नहीं तो हमारे यहाँ तो नकल बुक चलती है कि नहीं चलती, दाएं बाएं सेंटर इसी तरह से नकल करके कर लिया। आज तक सोचिए, आज तक परीक्षाएं जो है लीक होती, आपको लगता है सरकार तो इसमें फेल हुई अगर कहीं पे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी परीक्षा में अगर पेपर लीक हुआ तो सरकार की तो फेलियर है, लेकिन लीक करवाने वाले कौन है? ये भी तो वही है जिनको कोलंबो तो आता नहीं लेकिन आईएएस बनना चाहते हैं। सोच के देखिएगा, सरकार को तो आड़े हाथ बिल्कुल लीजिए, छोड़िए बात, सरकार का काम है तंत्र, लेकिन कौन है जो सरकार की नाक में दम करके सरकार की आंखों के नीचे से पेपर लीक कर रहा है? कुछ भ्रष्ट अधिकारी हो गए, क्या मैं कह सकता हूँ भ्रष्ट छात्र भी है? सोच के देखिए, बहुत आसान है नारे लगाना कि नहीं अब नहीं, और ये सारी चीजें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो बहुत सारे लोग सोचिए यहाँ पे बर्फ नहीं है क्या? ना ना, यहाँ बर्फ और सोडा दोनों है, जब पीना हो पी लेना बेटा, होटल है यहाँ पर, होटल होटल हिल स्टेशन, महाबलेश्वर हिल स्टेशन, एवरीथिंग अवेलेबल बेटा। चलिए, तो सभी लोगों को इसी सोच के साथ पहली चीज हिमालय तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र, इसका मतलब हिमालयन ड्रेनेज, हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ये हिमालय से जो नदियां आती हैं वो, और जो हमारे प्रायद्वीप में है, प्रायद्वीपीय तंत्र, पेनिनसुलर रिवर्स, इनमें अंतर क्या है? पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन तंत्र में अंतर क्या है? ठीक है, तो इन्हीं अंतर के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीजें इसी में कई कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूं। तो
पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि हिमालय नदी जो है ये पेरिनियल है। पीपल हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ पेरिनियल क्या होती है? बारहमासी। 12 के 12 महीने बहेंगी, लिखते रहिए साथ में लिखते रहिए। क्यों बहेंगी? क्यों नहीं बहेंगी? क्योंकि यहाँ पर इनका जो स्रोत है वो 12 मास काम करता है। इनके स्रोत क्या है? हिमनद प्लस वर्षा। लेकिन यहाँ की जो नदी है ये सीजनल है, ये 12 मासी नहीं है, ये केवल वर्षा ऋतु में ही काम करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये केवल वर्षा से आती है। अंग्रेजी में बच्चों को कहते हैं रेन फेड रिवर। अगर ये बात सही है, किसी ने कहा चौमासी, मुझे नहीं पता भाई कितना चलेगी, वो पूरे साल नहीं चलते। अगर ये ठीक है तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज, इसमें जल का आयतन जो है ये ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा? इसमें भी ज्यादा होगी, लेकिन सापेक्षिक रूप से तो कम होगी ना। आयतन कम होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो एकदम कॉमन है, जो हमारी छात्रा ने जो डाउट पूछा, नाम जो भी रहा होगा, तो आपको ये तो बहुत आसान वाला आपको पता चलता है। लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल, अभी 3 नंबर को ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, एक टेक्निकल चीज बताना चाहता हूँ। ये एक पर्वत, ठीक है, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी। सामान्यतः नदी की दिशा क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए। कोई कह रहा अप टू डाउन नहीं भाई, ए टू बी, ए टू सी, सी टू ए, सी टू बी, क्या होगा? सर ए टू बी होगा या ए टू सी होगा। क्यों? क्योंकि पर्वत क्या है? उच्च भूमि, और ये क्या है? निम्न भूमि। तो नदी कैसे बहती है? नदी ढाल पे बहेगी। ढाल इधर होगी या उधर होगी? ऐसे होगी कि नहीं होगी? ढाल सिंपल। तो जो भी नदी ढाल पे बहती है उस नदी को कहते हैं अनुगामी। अनुगमन जो करे उसको क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट नदी। क्लियर हो गया? ढाल के अनुसार। तो आप देखेंगे गंगोत्री से जब हमारी नदियां निकलती हैं, अब गंगा कहना चाह रहा था, मुझे याद नहीं, गंगा नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अलकनंदा और भागीरथी के मेल जाएगी। तो अलकनंदा नीचे बहेगी ढाल पर, भागीरथी नीचे बहेगी और मजे से नीचे बहकर गंगा बनेगी और वो धारा जो है चली जाएगी। अनुगामी नदी, समझ में आया? अनुगामी नदी। तो हमारे पश्चिमी घाट से जो नदियां निकल रही हैं, ये सब इधर को बह रही है कि नहीं बह रही? ये बह रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? अनुगामी नदियां। 3 नंबर, अनुगामी नदी। ये अंतर, विशेष अंतर ध्यान देना क्या है। यहां पर अनुगामी नदियां हैं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स इंग्लिश वालों के लिए, रिलेटिवली लेस वॉल्यूम। यहां हमने सीजनल लिख दिया, मोर वॉल्यूम। अब यहां की नदियां कैसी हैं? यहां गड़बड़। सामान्यतः नदी कैसे बहनी चाहिए? पहाड़ से मैदान की तरफ। पहाड़ की तरफ नहीं बहेगी, लेकिन हमने देखा कि ये सिंधु नदी, इंडस नदी ऐसे जाती है और काटेगी यहां पर नंगा पर्वत पर, और ये भी पहाड़ की तरफ जाती है, पहाड़ की तरफ मुड़ जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एक नदी ढाल के विपरीत आ रही है, ऐसे आ रही है? इंडस नदी ऐसे तो आती है और हिमालय को काट जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, ये एक बहुत बड़ी पहेली रही, और इस पहेली का समाधान क्या निकला कि इंडस हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये नदी यहां बहती थी। ये तो आज आपको दिखाई देता है कि ढाल जो है उस तरफ की है, जब हिमालय ही नहीं था तो ये नदी कहीं भी बह सकती थी। ये नदी ऐसे बह रही थी, कहां से बह रही थी? सी से लेकर ए की तरफ बह रही थी। ये नदी ऐसे बह रही थी, बीच में हिमालय आ गया, तो हिमालय एक रात में तो नहीं आया ना, हिमालय धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। जब ये उठा तो नदी के पास जल था, नदी ने काट दिया, और उठा, नदी ने अगले दिन फिर काटा, और उठा, फिर काटा। तो हुआ क्या कि इसके आसपास का क्षेत्र तो उठ गया, लेकिन ये हिस्सा कभी भी नहीं उठ पाया, और यहां पर एक बड़ी घाटी या गॉर्ज बन गया। इसी को तो हम बच्चों दर्रा कहते हैं। समझ में आया दर्रा कैसे बनता है? तो ऐसी नदियां जो कि पर्वत के बनने से पहले ही बह रही, और पर्वत निर्माण उसके बाद हुआ। द माउंटेन बिल्डिंग हैपेंड आफ्टर द रिवर वाज ऑलरेडी इन ऑपरेशन, सो द रिवर वाज एबल टू कट और मैच द स्पीड ऑफ राइज ऑफ द माउंटेन। जितना ज्यादा माउंटेन उठा उतना ज्यादा वो अपने रास्ते पर काटती रही और नदी निर्बाध रूप से बहती रही। ऐसी नदी को पूर्वगामी नदी कहते हैं। तो हिमालय में पूर्वगामी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, और ये तो हमने देख लिया। अनुगामी भी मिलेगा, दोनों मिलती है। इनका एग्जाम्पल क्या? सिंधु नदी, इंडस, ब्रह्मपुत्र, और हमारी मशहूर सतलुज नदी भी इसी में आती। ठीक है, तो ये पूर्वगामी नदियां होंगी, ये अपने दरों से ये काटती हुई आएंगी, ये कहीं पर भी नहीं हट रही। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 4 नंबर पे आते हैं। इस नदी के पास जल ग्रहण की संभावना ज्यादा है। किसके पास ज्यादा सहायक नदियां हैं? हिमालय के पास, हिमालय वाले तंत्र के पास ज्यादा सहायक नदियां हैं। सहायक नदी क्या होती है? मेन नदी में जो छोटे छोटे जुड़ते रहते हैं। स्वाति क्या कह रही है? सर पहले जो नदी थी उसमें पानी कहां से आता था? हिमालय बनने के बाद ही तो वहां ग्लेशियर आए। तो स्वाति जी, हमने क्या यहाँ पर लिखा कि केवल ग्लेशियर है? क्या यहाँ पे वर्षा नहीं हो सकती? क्या? हमने तो नहीं कहा। फिर आपने वही वाली बात कर दी यार, अगर बर्फ नहीं होगी तो नदी में पानी कहां से आएगा? अरे राजस्थान में लूनी तक में पानी आ जाता है ना?
तो हिमालय के पास बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इसका कैचमेंट क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, इनका ज्यादा है। कैचमेंट एरिया होता है जहां नदी अपना पानी पाती है। तो गंगा नदी आ रही है तो गंगा में अगर घाघरा, गोमती, चंबल ये सब जाकर जुड़ेगी, चंबल तो वैसे गंगा में नहीं जुड़ेगी, यमुना में जाकर जुड़ेगी और उसके बाद जो है यमुना जाकर गंगा में जुड़ेगी। अब ये सारी जाकर पानी बढ़ाने वाली है कि नहीं? तो इनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो भारत की सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस रिवर्स कैचमेंट एरिया इन्हीं में आने वाला है और उनके बाद इनका कैचमेंट एरिया कम है, वर्षा से आने वाले हैं, कैचमेंट एरिया भी कम। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, रिवर लोड अवसादी भार किसमें ज्यादा होगा? जल्दी से बताइए। रिवर जब नदी बहती है, नदी के पानी में बहुत सारे गुलित तत्व भी होते हैं, तो अवसादी भार, रिवर लोड किसमें ज्यादा होगा? जल्दी से बताइए। हिमालय में या प्रायद्वीपीय में? और कारण भी बताइए। तो हिमालय में ज्यादा होगा क्योंकि हिमालय नदियां कहां से बहती हैं? हिमालय नदियां मुरायम शैलों से, अवसादी शैलों से बहती हैं। हिमालय जो है वो अवसादी शैलों के बने, उन्हें काटना आसान है। लेकिन जो हमारे प्रायद्वीप है तो लेस रिवर लोड बिकॉज लेस डेन्यूडेशन या इरोजन यहां पे कम होता है। क्यों? क्योंकि पठार की चट्टान शील्ड है ना, शील्ड ये आग्नेय है, आसानी से कटते नहीं है, ज्यादा कटाव नहीं होता। तो इनके पास क्या हो गए? ज्यादा अवसाद भी नहीं होते, और ढाल किसके पास ज्यादा है? इनकी ढाल भी ज्यादा है, इनको ढाल ज्यादा मिलती है और इनमें ढाल बदलती रहती है। सापेक्षिक रूप से कम ढाल है। सभी लोग मेरे साथ। अच्छा, अब इसी में एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूं, विसर्पण या मियांडरिंग। तो जो आप हिमालय रिवर देखते हैं, जब तक ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ये मैं नदी देख रहा हूं तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो तीव्र ढाल के कारण ऐसे आती है, फिर मैदान में आकर ये विसर्पण करना शुरू करती हैं और कई ऐसे गोखुर झील भी बनाती हैं। सुना आपने? ये क्या है? मियांडर। इस तरह से मोड़ आ जाना, ये मियांडर कहलाता है। लेकिन यहां पर मियांडरिंग नहीं होती, लेस मियांडरिंग। इसका विसर्पण बहुत कम होता है। क्यों? कारण बताइए, जल्दी से बताइए, कारण बताएंगे। ये क्या है? ऑक्सबो लेक को क्या कहते हैं? गोखुर झील। कौन कारण बताएगा जल्दी से? अगर ये ऐसा करती है तो मुझे लगता है ये ऐसा भी करती है। गुमफित नदी भी बनती है। गुमफित का मतलब क्या होता है? ब्रेडेड, अभी आपको बताया, ब्रह्मपुत्र में होता है। इसका कारण सर आग्नेय है, कठोर है, बिल्कुल ठीक है, सेडिमेंट कम ढाल पर। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। आपके उत्तर ये है कि सर इनके पास इतना सारे अवसाद हैं और ढाल हो गया खत्म, तो ये अपना रास्ता ढूंढते हैं जिस रास्ते से भी संभव हो। अब यहाँ पर ढाल नहीं रह गया, ढाल समाप्त हो गया, ठीक है, और इनके पास अवसाद भी हैं, तो ये अवसादों से अपना मुंह बंद करके इधर उधर करते रहते हैं और ये गोकुल झील हो जाती है। अवसाद से क्या करते हैं? इस तरह के द्वीप भी बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें भाई ठोस चट्टानें हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ना उन्हें काट पाएंगे। नदी कैसे जा रही है? नदी को जो रास्ता मिलता है, जो रास्ता ये चट्टानें अलाउ करती हैं, नदी वैसे ही बहती है। समझ में? कठोर चट्टान है, ज्यादा अवसाद नहीं मिल सकता, उसी तरह से जाने वाली है। बस ये अवसादों की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगी, तो आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे डेल्टा। आप क्या करते हैं? बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। छठा, मुहाने पर बड़ा डेल्टा निर्माण। यूं आए और इनके पास इतने अवसाद है कि इन्होंने अपना ही मुंह ही बंद कर दिया, बांध दिया, तो नदी जो है, नदी ही विभाजित हो जाएगी, नदी ही अलग अलग उसमें विभाजित हो जाएगी। सोच के देखिए, नदी ही ब्रांचेस में विभाजित हो जाएगी और ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिका। और ये पूरा का पूरा ये पंखा नुमा जो आकृति है, ये क्या है? डेल्टा बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगी? बहुत बड़ा डेल्टा, जैसे आपने सुना सुंदरबन, कल हम बात कर रहे थे सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब हमारे पास ये है, इसी में देख लीजिए, यही चित्र हमारे बहुत सारा काम कर जाएगा। यहाँ जो नदी बहेगी और यहाँ जो नदी बहेगी, ये वाली तो भाई डेल्टा बनाएगी। ये क्या बनाएगी? उतरने के बाद डेल्टा। लेकिन ये वाली नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, ये सीधा एस्चुरी बनाएगी। तो यहाँ डेल्टा भी होता है, डेल्टा प्लस एस्चुरी। खासकर ईस्ट कोस्ट में कृष्णा गोदावरी, और एस्चुरी कहां पर है? ये पश्चिमी तट पर ज्यादा बनती है, ठीक है। से लैटिन अमेरिका में बताया था, ठीक है। मेरा काम था इसको आपकी समझ, ये प्रश्न मेंस में आता है, क्या इनमें अंतर है? ये भी होता है। अगर इसी को मैं देखूं, इसी चित्र को रखूं, तो अगर मैं बात करूं जल विद्युत की संभावना किसकी ज्यादा है? सर विसर्पण मतलब क्या होता है? रूबी कुमारी जी देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको चित्र नहीं दिखा रहा है, सर्प की तरह से जो नदी चलेगी, जो मोड़ आते हैं, इनको विसर्पण कहा जाता है। यहीं पे एरो बनाया ना बेटा। रूबी कुमारी को क्या चाहिए? विसर्पण लिखकर बताओ। मोड़
मोड़दार, सर्पिलाकार, इतनी हिंदी आती है? सर्पिलाकार, मोड़दार, नदी, चैनल, आकृति। लिखा बेटा, छापा, बढ़िया से छापा। विसर्पण। अभी पता क्या हुआ? अंदर से आवाज आ रही है, ये विसर्पण समझाए ना, इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? विसर्पण बताएं, कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, और फिर कब होगा? परीक्षा की तैयारी कब होगी? कितने हजार वर्ष में करेंगे? ये सारी चीजें हम पहले बात कर चुके हैं। तो मेरा सवाल ये था कि किसके पास ज्यादा ज्यादा जल विद्युत की संभावना है? चित्र देखकर बताइए। गड़बड़ गड़बड़। बहुत से लोग बोल रहे हैं हिमालय में जल विद्युत। देखिए भाई, हिमालय में जल विद्युत केवल पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकता है। क्या यहाँ पर एचईपी हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है? लेकिन यहाँ पर हो सकता है। ये नदी यहाँ से गिर रही है, ये नदी यहाँ पर गिर रही है, ये नदी यहाँ पर गिर रही है, तो किसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है। हिमालय में कहां पर है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, केवल पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन जब नदी मैदान में आ जाती है तब उससे जल विद्युत की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। 6 हो गए, 7। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जल विद्युत संभावना, ये हिमालय है। केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, ओनली इन एलिवेटेड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, यहां पर HEP, थोड़ी देर बाद बोलेगा सर HEP क्या होता है? क्लास में कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ नोट्स लिख रहा है या लिख रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी नदी के प्रवाह के दौरान, ऑल अलोंग रिवर कोर्स पॉसिबल। क्योंकि नदी इस तरह से छलांगे मारती है, कूदती फांती नदी जा रही है, कूदती फांती नदी जा रही है। क्लियर सभी लोग? ठीक है, तो आप पाएंगे कि पठारी नदियों में, पथियारी नदियों में, आप पूरी नदी में भी कई जगह पर आप जो है छोटे छोटे, चंबल नदी है, चंबल नदी में आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारी कृष्णा है, गोदावरी, इन पर मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत का संयंत्र या जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या बांध मान लीजिए, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है? भारत का हाईएस्ट डैम कहां पर है? हाईएस्ट डैम कहां पर है? और जो हम बात कर रहे हैं कि नदियों को बांध बनाना है हमें, तो ये परियोजना कहां पर है? हाईएस्ट डैम हिमालय में है। बांका नंगल बेटा हाईएस्ट डैम नहीं है, टिहरी हाईएस्ट है। बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न सुन लो सर, आपने टाइगर ना तो जनरल ज्योग्राफी में बताया, ना ही विश्व ज्योग्राफी में बताया। सर अब आप बता पाएंगे कि नहीं अभी ये भी नहीं पता है? टाइगर समझ रहे हैं आप? टाइगर मैंने आपको विश्व भूगोल में टाइगर नहीं बताया, जनरल ज्योग्राफी में टाइगर नहीं बताया। अभी भी बताओगे नहीं बताओगे? दोस्तों क्यों बताऊंगा टाइगर? क्यों बताऊंगा टाइगर? पर्यावरण की क्लास हुई, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टाइगर, हर चीज। मतलब खाली बैठे लोगों का दर्द देखा। आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, दुखी है, समझ में आता है। सर आज मैं बहुत दुखी हूँ सर। ऐसे ख्याल है सर, नॉर्वे में कोई लड़का होगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, अगर छोड़ के चली गई तो सर इसलिए आज दुखी। कौन दे? सर टाइगर वहां भी नहीं पढ़ा, यहाँ भी नहीं पढ़ा, कोई भरोसा नहीं आप टाइगर पढ़ाओगे। क्यों पढ़ाऊंगा टाइगर? मेरी दोस्ती है क्या? टाइगर लोगों के पास दर्द कहां से इकट्ठा नहीं करता। कहां पे? हिमालय में बड़ी बड़ी परियोजना है, हिमालय में बड़ी परियोजना। जैसे भाखड़ा नंगल बांध सुना आपने? टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सभी लोग अब मैं कह रहा हूं कि वो बांध बहुत खतरनाक है। भले हमने ये सारी बात कर ली, ये सारी हमने बात कर ली, ये पोटेंशियल जो संभावना जो है केवल पर्वतीय क्षेत्रों में है, लेकिन क्या ये डिजायरेबल है? सर क्यों नहीं? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, टाइगर को छोड़िए, इस पे ध्यान दीजिए। कि हिमालय में जो ये बड़े बांध बनाना हम चाहते हैं, क्या ये समझदारी का काम है? ये बांध क्यों बनाना है? बांध इसलिए बनाना है कि बांध से सर ऊर्जा आती है, जल का संचयन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। बट एक बात बताइए, क्या आपको नहीं पता है कि हिमालय खुद टेक्टोनिक प्लेटों में यहाँ भूकंप आ सकते हैं? अगर हिमालय में बांध टूटा तो कितना ज्यादा नुकसान करेगा? एंड विच, मैंने आपका टेस्ट भी लिया था, विच फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट स्टेबल? भारत की कौन सी स्थलाकृति सबसे स्थिर है, जिसमें संभावना सबसे कम है? वो हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर जब मैं बांध बनाता हूँ तो ये मेरे काम आएगा, और इसमें मुझे खतरा भी कम। अच्छा एक और चीज मैं करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बांध क्या करता है? बांध ने ऊर्जा बनाई। अब मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में मैंने ऊर्जा बनाई, मैंने अंडमान निकोबार में ऊर्जा बनाई, लेकिन वहां तो आबादी नहीं है, मांग ही नहीं है। भाई एनर्जी अगर आपने बनाई और एनर्जी की मांग ना हो, मांग कहां पे ज्यादा है? भाई जहां पे औद्योगिकरण ज्यादा होगा, जहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, वहां पर होगा कि नहीं? अब बताइए हिमालय में ज्यादा लोग रहते हैं क्या? हिमालय में ज्यादा लोग रहते हैं क्या? ठीक है। रोहित जाट फ्रॉम मेरठ इज आस्किंग, दिल्ली में भूकंप क्यों आता है? रोहित जाट थोड़ा सा पढ़ लो, दिल्ली में भूकंप नहीं आता, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, भूकंप का केंद्र होता नहीं है। तुमने पिछली कोई क्लास करी नहीं है, और वो बेचारा टाइगर पे दुखी चल रहा है, एक टाइगर पे एक भूकंप पे बैठे बैठे ना। अरे आज कुछ मास्टर से पूछे दिल्ली में भूकंप क्यों नहीं आता, या आता है? चाचा भूकंप का पूरा विज्ञान है, खेला मत करो। हाँ जी, समस्या समझ रहे हैं? जब मांग नहीं है, और आपने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी प्रोजेक्ट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सुबनसिरी प्रोजेक्ट जून 2023 में खत्म होना था, वो लगभग खत्म होने के उस पर है, और वो सबसे बड़ा है। अरुणाचल में क्या ऊर्जा की जरूरत है बताइए? सर नहीं है। तो फिर जो ऊर्जा जनित होगी अरुणाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में, उस ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ऊर्जा को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे जल्दी बताओ? बिजली को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? हमें लगानी पड़ेगी, ग्रिड लगानी पड़ेगी कि नहीं? बताइए उसमें कितना पैसा लगेगा? बहुत सारा पैसा लगेगा। पहले तो पूरा का पूरा ग्रिड लगाइए, जहां पे उत्पादन है वहां पे मांग नहीं, मांग वाले क्षेत्रों में लाएंगे, ग्रिड का पैसा लगेगा। और उसके बाद आता है TNT लॉस। आपको पता है भारत में बिजली का सबसे ज्यादा नुकसान है
टीएनडी। टीएनडी क्या होता है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। तो यहाँ पर ऊष्मा जो है, जिस ट्रांसमिशन में हमारी विद्युत लॉस भी होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर पहाड़ी क्षेत्रों में ये बांध बनाना गलत है? मेरा ये मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बांध परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह माइक्रो हाइडल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इसको इसको समझदारी से सुनिए। इतने बड़े बांध ना बनाए जाएं, वी शुड नॉट मेक मेगा डैम्स इन द हिली एरियाज, बिकॉज दोज मेगा डैम्स विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थ्रेट। आप बताइए, बांध बनाते हैं तो क्या लोग भी विस्थापित होते हैं? When people are living over there, will they will be displaced or not? जब बांध बनाते हैं, बांध के पीछे जब पानी रुकता है, तो क्या हमारे जंगल डूब जाएंगे उसमें? क्या वही जंगल हमारे वन्य जीवों का आवास भी है या नहीं? तो हैबिटेट ऑफ एनिमल्स इज लॉस्ट, हैबिटेट ऑफ एनिमल्स इज लॉस्ट। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? हमारे अपने आवास जो है डूब जाएंगे। और अगर वो बांध टूट गया तो नुकसान भी बहुत करेगा कि नहीं करेगा? वहां की जरूरतों के हिसाब से अगर मिनी हाइडल प्लांट बनाए जाए तो वो ज्यादा सतत, आर दे मोर सस्टेनेबल और नॉट? यस और नो? ठीक है, बोलते बोलते इंटेस्टाइन में काफी पेन हो रहा है मुझे, आज कुछ ज्यादा पेन हो रहा है। सुबह भी क्लास में पेन था, अभी भी क्लास में पेन है। तो मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट ली है, तो कल की जो है अब जिसकी क्लास नहीं, ऑप्शनल वालों की होगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे, इवनिंग में थे। तो कल क्लास नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नदियाँ जो है, भारत की नदियाँ वो तंत्र पर क्या आएंगी। वैसे तो मन 5 बजे तक खींचने का है, लेकिन अभी जो है तन उतना साथ नहीं दे रहा, तो कड़े कड़े कुछ हो गया 1.5 घंटा, थोड़ा परेशानी में हूँ, उतना कर नहीं पा रहा हूँ। तो 7 अंतर समझ में आ गए। एक 8वां कर देता हूँ। जब मैं इस विचार पे हुई, नौवहन क्षमता, नेविगेबिलिटी पोटेंशियल किसकी ज्यादा है? कहां पर आप नदियों पर नाव चला सकते हैं नौवहन के लिए, किसमें ज्यादा है? हिमालयी नदियों में या इन नदियों में? ये आखिरी है, इसके बाद शायद ना खींच पाऊं क्लास। हाँ जी, कोई कह रहा है प्रायद्वीप में ज्यादा है, तो सभी लोग थोड़ा सोच के बोलेंगे। नौवहन के लिए आपको नाव चलाने के लिए नदी में पानी होना चाहिए। तो बारोमासी नदी समझदारी वाला काम है, या ऐसी नदी में नाव लेके जाओगे जिसमें पानी खत्म हो जाएगा? तो क्योंकि ये नदी पेरिनियल है, बारोमासी है, प्लस इनमें वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो क्या स्वाभाविक बात नहीं है कि हिमालय की नदियों में नौवहन ज्यादा हो सकता है? हिमालय की नदी जब मैदान में आती है, तो क्या आप जानते हैं कि भारत का नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर है, भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके पास पानी बहुत है, इस पे नाव ले जाइए, सब ले जाइए और उसके साथ उचल जाएगा। लेकिन जब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं, प्रायद्वीप में आप देखिए, प्रायद्वीप की समस्या कहां आएगी? प्रायद्वीप की समस्या चित्र में आ जाएगी। पहली बात तो इस नाव में पानी की समस्या हो सकती है, उसके बाद इस नाव को नीचे कैसे लाइएगा? इतनी बार अगर ये नाव गिरी तो ये तो फिनिश हो गई कि नहीं, स्टोरी हो जाएगी कि नहीं? तो प्रायद्वीपीय पठार पे तो बहुत पॉसिबल नहीं है नौवहन क्षमता, पठार पर तो नहीं है, लेकिन हाँ तटीय मैदान जिनमें खासकर लेगून है, कयाल है, जैसे कि आप केरल में जानते हैं, वहां संभव। अब क्योंकि मैंने आपसे इतनी भारत पे बात कर ली है, भारत के बारे में, तो मैं आप पे ये कह सकता हूं कि हाँ ये संभव है। ठीक है सभी लोग, क्लियर है? तो आपको पहली चीज, आज हमने नदी तंत्रों के बारे में परिचित कराया, नदी तंत्रों के दोनों कंपैरिजन से कई आपको विचार देने की कोशिश की, चित्र भी देखे हमने किस तरह से क्या हो रहा है, तो इससे हमारे 2 अपवाद तंत्र हो गए। अब हम इंडिविजुअल नदियों की बात कहां पे करेंगे? इंडिविजुअल नदियों की बात हम मंडे से करेंगे, कल संभव नहीं हो पाएगा। और पता नहीं ज्यादा मैं उसमें एग्जैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमने भूगोल की क्लास कल रखी है, और भूगोल वैकल्पिक में हमने सैटरडे को उनकी स्पेशल आंसर राइटिंग की क्लास रखी, तो वो भी मैं हटाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर कभी अपनी दिक्कत की तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक मुझे वैसे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। और कल की क्लास अब नहीं होगी, आपके पास 3 दिन है, और खासकर मैंने पहले भी कहा है, जो बच्चे इस बार का 2024 का ले रहे हैं, अगर आपके शिक्षक से आपको क्लास का ऑफ मिलता है, दूसरे वरदान सब्जेक्ट, वो आपके 2 घंटे हैं, उसे यूज करें। बढ़िया से एनसीईआरटी से और केजीएस की बुकलेट से नदी तंत्र कर लीजिएगा, सारी नदियों को देख लीजिएगा। मेरा काम उनको आसानी से भिगो देना और एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं मंडे से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखें, खूब स्वस्थ रहें।